चेक आउट द स्क्रीन। ये कह रहा है कि बेसिक रूल जो जो ट्रेडमार्क में इंक्लूडेड होते हैं, कंटेन्ड होते हैं, उनके बारे में बात कर रहा है कि कौन कौन उसके अंदर होता है। तो ये कह रहा है कि भाई देखिए, कोई भी साइन, that any sign or any combination of signs capable of distinguish the goods, ऐसे साइन और ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस का जो किसी भी चीज को डिस्टिंग्विश करने में कैपेबल हो, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम ट्रेडमार्क के कैटेगरी के अंदर लेके आएंगे। दूसरा ये कह रहा है ऑफ वन अंडरटेकिंग फ्रॉम दोस ऑफ अदर अंडरटेकिंग्स। लाइक हमने देखा है ना, नोकिया का साइन कैसा होता है। नोकिया का ट्रेडमार्क क्या है, या कोई भी एक ट्रेडमार्क बताओ क्या है, किसे कहोगे ट्रेडमार्क? मैम एमडीएच मसाले। देखो बनाने का जो तरीका है उसको, एमडीएच को, दैट इज वही ट्रेडमार्क आपका, है ना। उसको हम कह सकते हैं कि वो उसका ट्रेडमार्क है। आप लोग घड़ी पहनते हैं, टाइटन का ट्रेडमार्क है कुछ। सेम वे हर एक चीज का मतलब आप देखेंगे तो जितने भी ब्रांडेड आइटम्स होते हैं सबका कोई ना कोई ट्रेडमार्क होता है। लाइक देखो विवो का मैं दिखाती हूँ, देखिए ये फोन है, इसके ऊपर देखो यहाँ पर विवो लिखा हुआ है, दिख रहा है, ये विवो का ट्रेडमार्क है। अब ये क्या कर रहा है, विवो नाम की जितनी भी चीजें होंगी, विवो नाम की बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, उन सब से इस वाले विवो को डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, ठीक है, डिस्टिंग्विश कर रहा है। कह रहा है कि देखो भाई हम ऐसा वाला वी आई ओ वी ओ बनाएंगे, ऐसे करके ओ बनाएंगे, इस तरीके से वी बनाएंगे, ऐसे करके आई बनाएंगे, ये हमारा ट्रेडमार्क है। अगर इसको कोई यूज करता है तो फिर उसको हम क्या करेंगे, हम उसे पनिश करवा सकते हैं। और पनिशमेंट में क्या लगता है, अधिकतर ये लोग क्या लगवाते हैं, जुर्माना, फाइन, ठीक है। तो इसी तरीके से जो भी चीजें ऐसी होती हैं जो कि एक अंडरटेकिंग को दूसरे अंडरटेकिंग से डिस्टिंग्विश करती हैं, कैपेबल होती है उन्हें डिस्टिंग्विश करने के लिए, मस्ट बी एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन एज ए ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क हमेशा विजुअली परसेप्टेबल होना चाहिए, मतलब हम उसे देख सकते हो, ऐसा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई हम देख ही नहीं सकते हैं और उसे हम मान लें कि भाई ये देखो हम देख नहीं पा रहे हैं लेकिन ये हमारा ट्रेडमार्क है। लाइक एम आई का ट्रेडमार्क क्या होता है, हम देख पाते हैं ना, एम अलग तरीके से एम बना के उसके नीचे डंडा खींच के आई लिख देते हैं, तो दैट इज एम आई ट्रेडमार्क, शाओमी कंपनी का ट्रेडमार्क है। तो इसी तरीके से अलग अलग ट्रेडमार्क्स होते हैं और वो सब रजिस्ट्रेशन के लिए कैपेबल जब ही होंगे जब उन्हें हम विजुअली परसेप्टेबल कर पाएंगे, उन्हें हम देख पाएंगे। सच मार्क्स इन पर्टिकुलर वर्ड्स इंक्लूडिंग, ऐसे साइंस में क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, पर्सनल नेम्स, लाइक कोई ब्रांड नेम, लाइक मारुति, मारुति किसी व्यक्ति का नाम होता है, वो पर्सनल नेम था जिसको उन्होंने क्या करा, अपनी कंपनी का, अपनी अंडरटेकिंग का नाम बना लिया और उसके बाद उसका क्या हुआ, वो अब इस टाइम पे ट्रेडमार्क है अपने आप में। लेटर्स, लेटर्स लाइक मैकडोनल्ड्स का एम, वो उसका ट्रेडमार्क है। नंबरल्स, कोई भी नंबर, कोई भी आप सोच लो, कोई लाइक कोई नंबर का वो बताओ ट्रेडमार्क। मैम नेटवर्क 18। नेटवर्क 18 है। वन प्लस है, ऐसे करके वन बनाया, प्लस का साइन बना दिया, दैट इज वन प्लस, मोबाइल का नाम है। फिगरेटिव एलिमेंट्स, कुछ फिगर बना दिया, लाइक अलग तरीके से एच बना दिया, दैट इज। और इसके अलावा कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स, अलग अलग कलर्स को मिलाकर के कोई कॉम्बिनेशन बना दिया, वो, ये सब मिलाकर के क्या बनते हैं, अपने आप में ये ट्रेडमार्क की सब्जेक्ट मैटर होता है। इन सब चीजों से मिला करके हम क्या बना सकते हैं, कोई भी ट्रेडमार्क बना सकते हैं जो हमारे अंडरटेकिंग को दूसरी अंडरटेकिंग से अलग करेगा। इसके बाद एनी कॉम्बिनेशन ऑफ सच साइन, इन सब चीजों को मिलाकर, लेटर, नंबरल, फिगरेटिव एलिमेंट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स, पर्सनल नेम्स, इन सबको मिला करके भी हम कोई अपना साइन बना सकते हैं। उन सबको हम क्या कहेंगे,
ट्रेडमार्क कहेंगे कब कहेंगे, जब हम उसको रजिस्टर करवा लेंगे। ये सब चीजें जो होती हैं मस्ट बी एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन एज ट्रेडमार्क। ये सब चीजें एलिजिबल होनी चाहिए। एलिजिबल कब होंगी, जब किसी और ने उसको यूज नहीं किया है। अब देखो जे बना हुआ है, इसके जितेंद्र के नाम में जे बना हुआ है, ये अलग तरीके से है, तो ये जितेंद्र का ट्रेडमार्क हो गया, नहीं जयमनी का, सॉरी। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड। When signs are not inherently capable of distinguish the relevant goods or services, member countries are allowed to require as an additional condition for eligibility for registration as a trademark that distinctiveness has been acquired through use. जब ऐसे कोई जो साइंस हैं वो डिस्टिंग्विश करने के लिए कैपेबल नहीं होते इनहेरेंटली, देन हम क्या करेंगे, हम उसको उस आधार पर लेके जाएंगे जिससे कि उनको डिस्टिंक्टिवनेस उसको हम दे सकें। जैसे भी ट्रेडमार्क का जो क्राइटेरिया हमने क्लास में पढ़ा था वो यही पढ़ा था कि उसके अंदर डिस्टिंक्टिवनेस होनी चाहिए। अगर डिस्टिंक्टिवनेस नहीं होगी तो कोई भी चीज ट्रेडमार्क नहीं कहलाएगी। Members are free to determine whether to allow the registration of signs that are not visually perceptible or not. देखिए, जब हम किसी चीज का ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो ये किस पे डिपेंड करेगा, हमारे मेंबर्स पे डिपेंड करेगा कि वो लोग इसको आंखों से देखने वाली चीज को ये लोग चाहते हैं कि ट्रेडमार्क बनाए या ना बनाए। अगर वो चाहते हैं कि नॉट विजुअल परसेप्टिबल थिंग्स को भी हम ट्रेडमार्क का दर्जा दे दें तो वो दे सकते हैं। मेंबर्स आर फ्री। अब नॉन विजुअली परसेप्टिबल क्या नहीं होता है, लाइक साउंड है, स्मेल है, साउंड के मार्क्स, स्मेल मार्क्स, वो जैसे एमडीएच मसाले की खुशबू अलग सी आ रही है कुछ, ठीक है, गरम मसाले में उसकी अलग खुशबू है, अशोक मसाले आते हैं उसमें अलग खुशबू है, दैट इज वो चाहे तो एमडीएच मसाले की उस खुशबू को क्या दे सकते हैं, ट्रेडमार्क प्रोवाइड कर सकते हैं, ये आपका ट्रेडमार्क है ये खुशबू। मेंबर्स में एनी रजिस्ट्रेबिलिटी डिपेंड ऑन, अब रजिस्ट्रेबिलिटी देना चाहते हैं। However, actual use of trademark shall not be permitted as a condition for filing an application for registration. कोई जरूरी नहीं है किसी चीज का हम क्या यूज करते हैं उस चीज को परमिट किया जाए in condition of filing an application for registration, and at least 3 years must have passed after that filing date before failure to realize and intent to use is allowed as a ground for refusing the application. ये बताता है हमारा आर्टिकल 14.3. The agreement requires services marks to be protected in the same way as marks distinguish goods. मतलब एग्रीमेंट चाहता है कि भाई सर्विस मार्क्स को भी प्रोटेक्ट किया जाए जैसे कि डिस्टिंग्विश गुड्स को करा जाता है, तो उसको कौन परमिट करेगा, मेंबर्स कैन परमिट दैट ऑल्सो। आर्टिकल 15.1, 16.2, 16.3 एक्सेट्रा। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। द ओनर ऑफ ए रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क मस्ट बी ग्रांटेड द एक्सक्लूसिव राइट। देखिए, जब भी हम किसी को कोई राइट देते हैं, जब भी हम किसी को कोई रजिस्ट्रेशन कराता है किसी चीज का, तो उसका एक एक्सक्लूसिव राइट बन जाता है। अब हम केवल ट्रेडमार्क की बात नहीं करते हैं, हम एक चले जाते हैं जमीन के रजिस्ट्रेशन पे, क्योंकि ट्रेडमार्क इज अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट, बट आप सब लोग वकील हैं और आप सब लोग जानते हैं और सभी का घर भी है कि जब हम घर का रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं तो उसके पहले तक हमारी स्थिति क्या होती है और उसके बाद हमारी कंडीशंस क्या होती हैं। तो पहले की कंडीशंस क्या होती है, बगैर रजिस्ट्रेशन उस जमीन पर हमारे कुछ राइट्स कम होते हैं, लेकिन जैसे ही हम उस जमीन का अपने नाम पे रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, ठीक है, हम सेल डीड को रजिस्टर करा लेते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, उस जमीन पे हमारे एक्सक्लूसिव राइट आ जाता है कि हम इसको बेच सकते हैं, हम इसका किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं जिस यूज के लिए हमने उसको खरीदा है या जिस यूज के लिए वो जमीन बनाई गई है। अब खेती की जमीन है तो खेती के लिए यूज करेंगे, वो उसके लिए हमारे को पता ही है कुछ लीगल चीजें होती हैं, उन लीगल चीजों को चेंज करने के बाद। टू प्रिवेंट ऑल थर्ड पार्टीज नॉट हैविंग द ओनर्स कंसेंट फ्रॉम यूजिंग इन द कोर्स ऑफ, देखिए थर्ड पार्टी को प्रिवेंट करने के लिए उनकी परमिशन लेनी होती है, किस किस चीज के लिए, ट्रेड आइडेंटिकल, सिमिलर साइंस फॉर गुड्स, सर्विसेज विच आर आइडेंटिकल, similar to those in respect of which the trademark is registered, where such use would result in a likelihood of confusion,
ऐसी चीजों के लिए हमें क्या करना होगा, ओनर का कंसेंट लेने की, द प्रिवेंट ऑल थर्ड पार्टीज नॉट हैविंग द ओनर्स कंसेंट फ्रॉम यूजिंग। ठीक है, तो हम ये प्रोवाइड करता है कि भाई एक्सक्लूसिव राइट मेरा है इसके ऊपर। मैं हूं मयूरी सिंह, मैंने इस ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन कराया है अपने नाम पर, और अब इस चीज पे मेरा ट्रेड मतलब एक्सक्लूसिव राइट है। अब तुम, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, जब तक मैं नहीं चाहूंगी तब तक मेरे ट्रेड से मिलती जुलती चीज या मेरे साइन से मिलती जुलती चीज या फिर ऐसी कोई सर्विस जो मैं देती हूँ वो उससे आइडेंटिकल कोई चीज आप नहीं कर सकते हो। ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकते हो जो किसी व्यक्ति को कंफ्यूजन में डाल दे कि हम इसके पास जाएं या इसके पास जाएं। पिक्चर देखी होगी आप लोगों ने, हिंदी मीडियम नहीं इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश मीडियम मूवी में क्या होता है, एक ही दुकान के बहुत सारे नाम होते हैं, एक ही दुकान वाले के, वो सब अपने पर बाबा बाबा के नाम पे, कोई मिठाई की दुकान थी, रिमेम्बर, उस दुकान के बहुत सारे ट्रेडमार्क्स, बहुत सारे लोग थे उसका जो ट्रेडमार्क कराना चाहते थे। तो उन ट्रेडमार्क के अकॉर्डेंस में हम लोग क्या करेंगे, जब तक अगर मेरे पास ट्रेडमार्क है तो उसका यूज कोई और व्यक्ति नहीं कर सकता है। Now, the TRIPS agreement contains certain provisions of well-known marks which supplement the protection required by Article 6 bis of the Paris Convention as incorporated by reference into TRIPS agreement, which obliges members to refuse or to cancel the registration and to prohibit the use of a mark conflicting with a mark which is well known. First, कौन कौन सी चीजें हैं इसमें? First, the provisions of that article must be applied also to services. Second, it is required that knowledge in the relevant sector of public acquired not only as a result of the use of a mark but also by other means, including as a result of its promotion, be taken into account. Next, the protection of registered well-known marks must extend to goods or services which are not similar to those in respect of which the trademark has been registered, provided that its use would indicate a connection between those goods or services and the owner of the registered trademark, and the interest of the owner are likely to be damaged by such use. Article 16.2 and 16.3. Then members may provide limited exceptions to the rights conferred by a trademark. First one, such as fair use of descriptive terms. हम fair use कर सकते हैं। फेयर यूज में क्या क्या आएगा, हम किसी चीज के लिए पढ़ाने के लिए यूज कर रहे हैं या किसी चीज को दिखाने के लिए यूज कर रहे हैं तो हम उसको यूज कर सकते हैं। लाइक अभी मैं मैकडोनल्ड्स का एम बना के तुम्हें दिखाऊं कि देखो ये मैकडोनल्ड्स का एम है, ठीक है, इट कैन बी अ फेयर यूज provided that such exceptions take account of the legitimate interests of the owner of the trademark and of third parties. Article 17. Initial registration and each renewal of registration of a trademark shall be for a term of no less than 7 years. And the registration of a trademark shall be renewable indefinitely. Article 18. ये क्या कह रहा है, पहले सबसे पहले जो ये कह रहा है ट्रेडमार्क, जो हमारी ट्रिप्स एग्रीमेंट है वो ये कहना चाह रहा है कि भाई पहले आप जो ट्रेडमार्क देंगे वो कम से कम 7 इयर्स से कम का नहीं होना चाहिए, फिर उसके बाद आप उसे इनडेफिनिट टाइम के लिए रिन्यू करवा सकते हैं, 7 साल करके या 1 साल करके, वो आपकी इच्छा पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट, cancellation of a mark on the grounds of non-use cannot take place before 3 years of uninterrupted non-use has elapsed unless valid reasons based on the existence of the obstacles to such use are shown by the trademark owner. ये कह रहा है, क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई आप किसी भी ट्रेडमार्क का जो कैंसिलेशन है तब तक नहीं करा सकते हैं जब तक किसी व्यक्ति ने 3 साल तक उस ट्रेडमार्क को यूज ही नहीं किया है।
और इसमें ये कह रहा है कंटिन्यूअस, अनइंटरप्टेड। अनइंटरप्टेड मतलब कोई इंटरप्शन नहीं है कि उसने पहले यूज कर लिया फिर नहीं करा, फिर यूज कर लिया फिर नहीं करा, जैसे तुम लोग स्विच ऑफ स्विच ऑन करते हो आने नहीं आने में, उसी तरीके की कंडीशंस नहीं होनी चाहिए। ऐसी कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं आनी चाहिए उसके रास्ते में। अगर कोई ऑब्स्टेकल के कारण वो अपना यूज नहीं कर पा रहा है तो भी, और अगर 3 साल में उसने कभी यूज करा है कभी नहीं करा है तो भी आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये व्यक्ति ये ट्रेडमार्क का यूज नहीं कर रहा है तो इसका ट्रेडमार्क कैंसिल कर दिया जाए। Circumstances arising independently of the will of the owner of the trademark, such as import restrictions or other government restrictions, shall be recognized as valid reasons of non-use. Next, use of a trademark by another person when subject to the control of its owner must be recognized as use of the trademark for the purpose of maintaining the registration. Article 19 ये बात कर रहा है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? It is further required that use of trademark in the course of trade shall not be unjustifiably encumbered by special requirements such as use with another trademark, use in a special form, or use in a manner detrimental to its capability to distinguish the goods or services. Article 20। तो यहाँ तक ये ट्रेडमार्क की बात कर रहा है, तो हम अगर अपने कंट्री के ट्रेडमार्क एक्सेस की कंपैरिजन करें और कल वाले कॉपीराइट की कंपैरिजन करें तो हम देखेंगे कि हमारा कॉपीराइट एक्ट हो या ट्रेडमार्क एक्ट हो, दोनों ही अकॉर्डिंग टू ट्रिप्स एग्रीमेंट हमने उनको चेंज किया है, अपने अकॉर्डेंस में ना बना करके उसे ट्रिप्स एग्रीमेंट और जो इंटरनेशनल ट्रीटीज हमने करी थी, आपकी पेरिस कन्वेंशन, बर्न कन्वेंशन, पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी, इन सब ट्रीटीज को मिलाने के बाद हमने अपना एक एक्ट बनाया है जिसमें हम इसी से हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का नाम देते हैं। और उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में जो कॉपीराइट है वो हमने उन्हीं चीजों को दिया है जितनी भी चीजें ट्रिप्स एग्रीमेंट में एड ऑन की गई और इसके अलावा बर्न कन्वेंशन में उन्हें डिस्कस किया गया था, माराकेश समझौते में उन्हें डिस्कस किया गया था। उन सब चीजों को हमने इंक्लूड करके अपना कॉपीराइट एक्ट बनाया। सेम विद ट्रेडमार्क है जो कि माराकेश हुआ, और इसके अलावा माराकेश ट्रीटी जिसे हम ट्रिप्स के नाम से जानते हैं, इसके अलावा हमारी जो पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी थी, हमारी फर्स्ट वन वाली थी पेरिस कन्वेंशन थी। उन सब चीजों के अंदर जो इन्होंने प्रोविजंस प्रोवाइड किए थे, द प्रोविजंस प्रोवाइडिंग बाय पेरिस कन्वेंशन, पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी एंड ट्रिप्स एग्रीमेंट, वी आर गोइंग टू फॉलो those all norms, those all provisions in our copyright act, और उन्हीं सब चीजों को हमने इंक्लूड करके अपने कॉपीराइट में भी रखा है। हमने ये बताया है कि इन चीजों का कॉपीराइट हम करा सकते हैं, इन चीजों का कॉपीराइट नहीं करा सकते हैं। सेम विद पेटेंट है, पेटेंट में भी हम ये क्लियरली बताते हैं कि हम इन चीजों का पेटेंट नहीं होगा। आप सोचो हर एक चीज का पेटेंट हो सकता है, तो नहीं, पेटेंट एक्ट डायरेक्टली मना करता है कि आप हर एक चीज का पेटेंट करा तो सकते हैं लेकिन इनमें से ये चीजें ऐसी हैं जिनका पेटेंट नहीं होगा। सेम भी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है, डिजाइन है, इन सब में भी कुछ बताया गया है कि इन सब का पेटेंट इन सब को रजिस्टर कराया जा सकता है, इन सब चीजों को रजिस्टर नहीं कराया जा सकता। ये हम किसके अकॉर्डेंस में वर्क कर रहे हैं? जितनी भी इंटरनेशनल ट्रीटीज हुई हैं उनके अकॉर्डेंस में वर्क कर रहे हैं। बट वाई, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम इंटरनेशनल ट्रीटीज को अपनी कंट्री में क्यों लेके आ रहे हैं? इसका क्या रीजन है? हम अपनी कंट्री के लॉज को अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग बनाएंगे ना, हम अदर्स के अकॉर्डिंग अपनी कंट्री के लॉज को क्यों मेंटेन कर रहे हैं, उनको क्यों बना रहे हैं? हम अपने घर के रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे बनाएंगे? अपने अकॉर्डिंग से बनाएंगे कि हमको घर के बाहर कैसे जाना है, कब जाना है, कितने बजे जाना है, हमें कितने बजे सो के उठना है, या फिर हम दूसरों के अकॉर्डिंग में अपना काम करेंगे? ऐसा अगर हम कर रहे हैं दूसरों के अकॉर्डिंग में तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? एनीबडी ऑफ यू? हम कोई भी ट्रीटी को फॉलो अप करते हुए अपने लॉज क्यों मेंटेन कर रहे हैं, हम उन्हें क्यों बना रहे हैं? प्रभात,
आंसर। कैमरा ऑन करके आंसर करो। जैमनी। मैम इंटरनेशनल ट्रेड को मेंटेन करने के लिए, मीन्स हमें इंटरनेशनल लेवल पे अगर ट्रेड करनी है तो वो ट्रेडमार्क्स, वो नॉर्म्स जो इंटरनेशनल फॉलो हो रहे हैं, मीन्स सारे नेशंस में जो इसमें पार्टीज हैं, तो उस ट्रेड को मैनेज करने के लिए उनको फॉलो करते हैं। और कोई रीजन? निशांत। निशांत। जितेंद्र। इज देयर एनी अदर रीजन? हाँ निशांत। इज देयर एनी अदर रीजन behind it? Why we are following international treaties in our country? Not even trademark w in not even in business group or business laws, but also in every field. We can say in every field we are following international treaties. Why so? जितेंद्र माइक ऑफ कीजिए अपना। यस निशांत। यस मैम। मैंने तो क्वेश्चन पूछ लिया, दोबारा बोलो। यस, एक बार बता दिए। I'm saying that why we are following international treaties in our laws, in Indian laws. एग्जाम्पल के तौर पे आपको 3-4 एक्ट्स के नाम बता देती हैं। कॉपीराइट हो, ट्रेडमार्क हो, पेटेंट हो, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन हो, इसके अलावा आईटी एक्ट है, इसके अलावा आपका जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, सीआरपीसी है। इन सब चीजों में हम वाई वी आर फॉलोइंग इंटरनेशनल ट्रीटीज, और वी कैन से दैट, और जो हमारी जो मीटिंग्स होती हैं उनकी जो प्रोविजंस निकल के आते हैं उनको हम इंडिया में फॉलो अप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम तो अपने लॉज पहले से अपने चला आ रहा है, वहाँ पहले से चला आ रहा है और उसके रेफरेंसेस हम लोग को बाहर से ज्यादा मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ ब्रांडेड आइटम्स का ट्रेडमार्क के लिए खासतौर पे ब्रांडेड आइटम्स का बहुत कम स्कोप था, क्योंकि इससे पहले यहाँ की मैन्युफैक्चरिंग ही बहुत कम चीजों पे है। तो अब ये लेटेस्ट यहाँ कुछ सालों से आपके यहाँ एग्जाम्पल दिया मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी है। निशांत, मैंने एग्जाम्पल दिया जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का। जी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट इससे रिलेटेड है, बच्चों से रिलेटेड है। आप सब लोग प्रैक्टिशनर्स हैं एंड प्रैक्टिशनर लॉयर्स रह चुके हैं आप लोग, और आप सब लोग जानते हैं जुवेनाइल क्या होता है। जुवेनाइल 18 साल से कम का बच्चा होता है जो अपराध कर देता है, तो जुवेनाइल डेलिक्वेंट हो जाता है। उसके प्रोटेक्शन के लिए या उसको पनिश करने के लिए जब वो कोई डेलिक्वेंसी करता है तो उसके लिए हमने कौन सा एक्ट बनाया? जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बनाया। अभी 2015 में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को चेंज किया गया आफ्टर द केस ऑफ निर्भया। तो आई वांट टू नो कि उसमें भी हम लोग जब उसका प्रियम्बल पढ़ते हैं, जो उसका उन लोगों ने उद्देशिका सी दी है एक, वो पढ़ते हैं, तो उसको हमें पढ़ के क्या पता चलता है कि ये लोग इंटरनेशनल ट्रीटीज को फॉलो अप कर रहे हैं। तो वाई सो? वाई वी आर फॉलोइंग इंटरनेशनल ट्रीटीज इन ऑल आवर लॉज? मैम बेटर करने के लिए उसको हमें रेफरेंसेस वहां से ज्यादा मिल जाते हैं इंटरनेशनल ट्रीटीज से। ये तो कोई बात नहीं, रेफरेंसेस मिल जाते हैं। क्यों? हमारे यहाँ के लोग क्या कम इंटेलिजेंट है? आप देखो गूगल में एचओडी वो कौन है हेड, गूगल हेड इंडियन है, सुंदर पिचाई। इस तरीके के बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें हमारे इंडियन हेड्स हैं। उसके बाद भी हम इंटरनेशनल ट्रीटीज को फॉलो कर रहे हैं। क्यों? क्या हम अपने लिए कानून बनाने में सक्षम नहीं है? वी आर नॉट कैपेबल? क्यों हिमांशु? कैमरा ऑन करके आंसर कीजिएगा, स्क्रीन पे आओगे तुम लोग। मैम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है ना कि इंटरनेशनल ट्रीटीज को हमें वो करना है, इसलिए शायद हो सकता है। क्या लिखा होता है बताओ, कौन सा आर्टिकल है?
क्यों हिमांशु? स्वाति, आई एम जस्ट ट्राइंग टू इंटरेक्ट, मैं तुम सबसे इंटरेक्शन चाहती हूँ आप लोग आंसर करें। हाँ प्रत्युष दीजिए आंसर। प्रत्युष, क्या इसका कारण ये हो सकता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है कि हम लोग जितनी भी ट्रीटीज वगैरह करेंगे और उन्हें पॉलिसी मेकिंग में अगर हम फॉलो अप करा सकते हैं तो उन सबको हम फॉलो अप कराएंगे। एक तो ये कारण ठीक है, ओके। इसके अलावा कारण बताओ। एक जैमनी ने बताया था कारण कि हमें जो इंटरनेशनल ट्रेड करना है उन ट्रेड को फॉलो अप करने के लिए जरूरी ये है कि हम जितनी भी इंटरनेशनल ट्रीटीज हो रही हैं उनके नॉर्म्स के अकॉर्डिंग अपने लॉज को बनाएं जिससे कि इंटरनेशनल ट्रेड इजी हो जाए। बट व्हाई इन जी ये क्रिमिनल भी लॉज? कारण सही है। बट व्हाई इन क्रिमिनल लॉज? आईटी एक्ट, जुवेनाइल डेलिगेंसी एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, व्हाई इन क्रिमिनल एक्ट वी आर फॉलोइंग इंटरनेशनल ट्रीटीज? वहाँ पहले बन गई थी ना क्या बन गई थी? आईटी एक्ट जुवेनाइल एक्ट 2000 में वहाँ बनी पहले है। से चल रहा है, अमेरिका में बहुत शुरुआत से। हाँ? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पहले से चल रहा है तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जरूरत क्या थी? हम भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका वाला उठा के रख लेते अपना। ये भी बात सही है। वहां तो बहुत पहले से चल रहा था, अच्छे से काम कर रहा था, आज तक भी अच्छे से काम कर रहा है। वहां जैसी यस डेमोक्रेसी नहीं है कहीं पर। अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, वहां जैसा कोई सिस्टम में पूरा फेडरलिज्म पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है जैसा फेडरलिज्म अमेरिका में, आइडियल फेडरलिज्म। बट हमने तो नहीं उठाया सेम टू सेम फेडरलिज्म वहां से, हमने तो चेंज करके उठाया। बाय सो ये कारण सही लग रहा है मैम कि जो है वहां पर इंटरनेशनल, अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में हमें अगर बनाना व्यापार करना चाहते है, हैं। बिजनेस करना है, तो इसलिए हम उनकी ट्रीटीज को पहले से, इसलिए हम उससे बाइंड होकर, जैसे कि हम इंटरनेशनल मार्केट में भी अगर कोई हमारा ब्रांड है जो बाहर जा रहा है, बाहर एक्सपोर्ट हो रहा है या इंपोर्ट हो रहा है बाहर से, तो बट ये केवल, दोनों देशों पे। बट आई थिंक इट इज फॉलोइंग ओनली बिजनेस लॉज, बिजनेस रिलेटेड लॉज, ट्रेड जी रिलेटेड जी लॉज के बारे में बात कर रहा हाँ, है। बट आई एम commercial। आस्किंग ऑल द एक्ट्स। मैं केवल एक एक्ट के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ सभी एक्ट जितने भी इंटरनेशनल नॉर्म्स को फॉलो अप करते हुए बनाए जा रहे हैं, तो उनके पीछे रीजन क्या है, क्या क्यों बना रहे हैं हम इंटरनेशनल लॉज को फॉलो करते हुए? एनीबडी ऑफ यू, निशांत के अलावा? यस हिमांशु। एक्चुअली मैं क्वेश्चन ही नहीं समझ पाया आपका, या कुछ नेटवर्क इश्यूज है। सुनोगे तो समझोगे, तुम इधर एक बार उधर तो कर रिपीट ही कर पा रहे हो। सुनो, मेरा क्वेश्चन ये है कि हम लोग जो है लॉ बना रहे हैं अलग अलग तरीके के और इंटरनेशनल ट्रीटीज को या फिर कन्वेंशंस को फॉलो अप करते हुए बना रहे हैं, करेक्ट? यस मैम। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या हमारे पास इतनी अपनी बुद्धि, अपना दिमाग, अपनी कैपेबिलिटी नहीं है जो हम इंटरनेशनल ट्रीटीज को या फिर इंटरनेशनल कन्वेंशंस को फॉलो अप कर रहे हैं? एक्चुअली मैम आई थिंक ये तो नहीं कहते कि हमारे पास कोई रिसोर्सेस की कमी है किसी प्रकार की, किसी भी टाइप की, लेकिन हाँ इतना है कि इवन एक्सटर्नल जो स्टडी होती है ना उसका ही फायदा उठाएं, अपने जो सोसाइटी की डिमांड है उसके हिसाब से वर्क करें। अच्छा, जुवेनाइल मल्टीपल जस्टिस एक्ट था, मल्टीपल जुवेनाइल डायमेंशन। जस्टिस एक्ट था, ठीक है, पढ़े हो? जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का नाम सुना यस मैम। है ना? 2015 में चेंज किया गया, इसके पहले 2000 में चेंज किया गया था, इसके बाद फिर 2005 में उसमें चेंजेस लाए गए, उसके पहले 1986 में कभी ये बना था। 1986 में जब ये बना तो हमने किसी भी इंटरनेशनल कन्वेंशन या ट्रीटी को बगैर ध्यान में रखते हुए ये बनाया। फिर उसके बाद जब हमने 2000 में इसको बनाया तो हमने थोड़ी सी इंटरनेशनल कन्वेंशंस को फॉलो किया। लेकिन जब हम बनाते हैं 2015 वाला एक्ट, then we use almost all the conventions which we attended in last 15 years in
in Juvenile Justice Act, then what will you say that these kind of things are good in Indian society? Because international society and Indian society में जमीन आसमान का अंतर है. अगर हम इंटरनेशनल सोसाइटी के अकॉर्डिंग अपने लॉज बनाएंगे तो क्या हमारे लिए ये सही रहेगा? मुझे यस, अगर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में कोई अमेंड की बात करें तो वो तो इंटरनेशनल सिनेरियो में हम नहीं कह सकते. हाँ तो हुआ है ना. ट्रेडमार्क और कॉर्पोरेट का बिजनेस लॉ का समझ में आ गया कि हमें इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड करना है. दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग दीज काइंड ऑफ इंटरनेशनल कन्वेंशंस एंड ट्रीटीज. दैट्स व्हाई वी मेक आवर लॉज अकॉर्डिंग टू दीज कन्वेंशंस एंड ट्रीटीज. ठीक है. Yes. बट व्हाई क्रिमिनल लॉज एंड अदर लॉज इन इंडिया? Why we are following international conventions in criminal laws? IT Act. इवन फ्यूचर की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए कि हम उस पर काम करें. क्या फ्यूचर में हम अमेरिका बन जाएंगे? ना, लेकिन ये है कि जो आंसर देगा उसको मेरी तरफ से एक गिफ्ट मिलेगा, जिसने सही आंसर दिया, जब क्लास रिज्यूम होंगी. सॉरी. ये तो हो गया प्रेजेंटेशन का एंड. ठीक है, तो हमने प्रेजेंटेशन एंड कर दिया. अब मुझे बताओ, मेरे ख्याल से हम इंटरनेशनल कन्वेंशंस एंड ट्रीटीज को ट्रेड में यूज करते हैं क्योंकि इनके माध्यम से हम इंटरनेशनली ट्रेड करने में अपने आप को कन्विंस कर सके, हम अपने आप को कैपेबल बना सकें, इसलिए. बट अगर हम क्रिमिनल लॉज की बात करते हैं तो क्रिमिनल लॉज में ये होता है कि जैसे विमेन रिलेटेड लॉज हैं या फिर चिल्ड्रन रिलेटेड लॉज हैं, उनसे रिलेटेड जो कन्वेंशंस होती हैं उसके हम सिग्नेटरी होते हैं. कोई भी कन्वेंशन होती है उसके हम सिग्नेटरी होते हैं. और सिग्नेचर करने का मतलब ये है जो इसके अंदर हमारे प्रोविजंस हैं उसको हम इन फ्यूचर यूज करेंगे. ओके. हम इन कन्वेंशंस के जो इसमें जो भी आप कन्वेंशन में आपने जो भी प्रोविजंस लाया है उन प्रोविजंस को हम अपनी कंट्री में जा करके फॉलो अप कराएंगे. सिग्नेटरी होने का मतलब होता है ये. दैट इज व्हाई वी ऑलमोस्ट इन एवरी ट्रीटी एंड कन्वेंशन जिसमें हम लोग सिग्नेटरी होते हैं उसको अपनी कंट्री में फॉलो अप कराना हमारी मजबूरी भी होती है और वो हमारे देश के विकास के लिए भी सही होते हैं. क्योंकि हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि वो रूल्स केवल डेवलप्ड कंट्रीज ने बनाए हैं, बल्कि हम लोग भी उसमें सिग्नेटरी हैं. तो दैट मीन्स हम लोगों ने भी उसमें कोई ना कोई योगदान किया होगा. लाइक आज हमारे नए प्रधानमंत्री जी जो हैं वो एनवायरमेंट रिलेटेड इश्यूज पर बोलने वाले हैं. ठीक है. पूरे वर्ल्ड के सामने, केवल इंडिया के सामने नहीं बोल रहे हैं. वो केवल इंडियंस के लिए प्रोविजंस नहीं दे रहे हैं, बट वो पूरे वर्ल्ड के सामने बोलेंगे और उनकी बात को सुना जाएगा पूरे वर्ल्ड के लोगों के द्वारा. जब वर्ल्ड के लोग सुनेंगे तो उसमें जो भी उनके हेड्स हैं, जो लोग मिलकर सब लोग डिसीजन लेंगे कि भाई देखिए एनवायरमेंट को बचाने के लिए हमको क्या करना है, इस तरीके के लॉज बनाने हैं जिससे कि हम अपने एनवायरमेंट को सेव कर सकें, प्रोटेक्ट कर सकें. तो इसमें हमने क्या करा, हाँ ठीक है हम अपने देश में 10 पेड़ लगाएंगे रोज. हाँ ठीक है हम ये ऐसा करेंगे. हम कार्बन का उत्सर्जन मतलब कार्बन अब कम खर्च करेंगे. इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं. एक्सक्रीशन ऑफ कार्बन हम कम करेंगे, पानी का नुकसान नहीं होने देंगे, जितनी भी फसलें हैं उनके ऊपर कीटनाशकों का यूज कम करेंगे जिससे कि सॉइल पॉल्यूटेड ना हो. दीज ऑल काइंड ऑफ थिंग्स भी हम क्या करेंगे, अपने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए करेंगे. ठीक है. ऐसा ही उस इंटरनेशनल ट्रीटी में हमने बोला, उस टाइम पे जब ट्रीटी हो रही थी
कन्वेंशन के टाइम पे हमने बोला, तो उस कन्वेंशन में उन्होंने कहा कि हाँ ये वाला पॉइंट अच्छा है भाई, सॉइल पॉल्यूशन भी तो जरूरी है रोकना। ठीक है ठीक है ठीक है, इसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे, कम से कम कीटनाशकों का यूज करेंगे। ओके ओके ओके, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, अब हम कम से कम जमीन का जो पानी है वो कम से कम यूज करेंगे, बारिश के पानी के ऊपर अपनी निर्भरता बढ़ाएंगे। हाँ ठीक है, अब हम ना एक काम और करेंगे कि अब हम जो है हॉर्न इस तरीके के बनाएंगे जिससे कि एयर पॉल्यूशन ना हो, नॉइज पॉल्यूशन ना हो। हम अपने जो व्हीकल्स हैं उसमें BS6 की बजाय BS7 व्हीकल्स को वो यूज करेंगे। ये एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इसको कन्वेंशन में यूज किया गया। इससे किसका फायदा हो रहा है, इससे हमारी कंट्री का तो फायदा हो ही रहा है, और बल्कि पूरे वर्ल्ड का फायदा हो रहा है। और हम लोग जो है वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा को फॉलो अप करते हैं। दैट्स वाई जितनी भी इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड कन्वेंशन होती है जिनके हम सिग्नेटरी हैं, स्पेशली हम उन सारी की सारी कन्वेंशंस को, उन सारी की सारी ट्रीटीज को, उनमें से जितने भी प्रोविजंस होते हैं और जिनको हम तुरंत की तुरंत फॉलो अप कर सकते हैं, उनको हम फॉलो अप तुरंत की तुरंत करते हैं। और इनमें हमें लगता है कि अभी हम इनको फॉलो अप करने की कंडीशन में नहीं है, तो उसके लिए हम एक गोल डिटरमाइन कर लेते हैं कि इन इतने सालों में, इतने ईयर्स में हम अपने इन गोल्स को पूरा करेंगे, और इस गोल को हम इतने सालों बाद अपने यहाँ लागू करेंगे। लाइक 2022 तक सभी व्यक्तियों को घर दिया जाएगा। ठीक है, हर एक व्यक्ति का अपना घर होगा, इसके लिए हमारी गवर्नमेंट प्रतिबद्ध है। तो अब वो लोग क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि 2022 तक सबको घर दे दिया जाए। अगर नहीं दिया जाता है तो उसकी समय सीमा 3 साल और या 5 साल और बढ़ा दी जाएगी। तो आई मीन टू से दैट इस तरीके की गोल्स को हम लोग डिटरमाइन करते हैं अपने लिए, और इसी तरीके से हम लोग जितनी भी सिग्नेटरी ट्रीटीज होती हैं जिसके हम लोग सिग्नेटरी होते हैं उसको अपनी कंट्री में फॉलो अप करते हैं, भले ही वो क्रिमिनल से रिलेटेड लॉज हो, ट्रेड से रिलेटेड लॉज हो या सिविल लॉज हो। इवन कॉन्स्टिट्यूशन में भी कई बार हमें चेंजेस करने पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल कन्वेंशन, बट अभी तक उसकी नीड हमें नहीं पड़ी है, लेकिन अगर फ्यूचर में पड़ती है तो वी विल चेंज। लाइक रिजर्वेशन प्रोविजंस, हमने महिलाओं और बच्चों को ऊपर लाने के लिए बहुत सारी ट्रीटीज पे साइन करे हैं, तो हम लोगों ने क्या किया, वुमेन के प्रोटेक्शन के लिए लॉ बनाया, हमने बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए लॉ बनाया। पॉक्सो एक्ट इसका एक एग्जाम्पल है, वर्क प्लेस पे जो महिलाएं काम करती हैं इसका एक एग्जाम्पल है। भले ही हमारे सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस थी, लेकिन उसके बाद भी हम लोग सिग्नेटरी भी थे इंटरनेशनल कन्वेंशन के, इसीलिए इनको फॉलो अप करते हुए हमने लॉ को बनाया। तो आई थिंक ऑल ऑफ यू आर वेरी क्लियर अबाउट इट दैट हम लोग क्यों इंटरनेशनल कन्वेंशंस एंड ट्रीटीज को पढ़ रहे हैं, ताकि हमें पता चल सके हम जब कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट पढ़े कि भाई हमने ये क्यों बनाया है, हमें क्या जरूरत पड़ गई पेटेंट कराने की या ट्रेडमार्क करने की या फिर कॉपीराइट कराने की। हमारे जो गोस्वामी तुलसीदास थे उन्होंने तो कभी रामचरितमानस का पेटेंट वो कॉपीराइट नहीं कराया, अगर वो कॉपीराइट करा लेते तो क्या स्थिति होती, जस्ट इमेजिन द कंडीशन। या फिर कोई और किताब जिसको हम लोग कहते हैं कि भाई इनको जो है पेटेंट वो कॉपीराइट होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके के अगर कॉपीराइट्स होते तो किस तरीके की कंडीशंस होती, जो अच्छी किताबें हैं वो शायद किसी की व्यक्ति की उस समय से लेकर के आज तक भी पढ़ने में ही नहीं आती। तो इसीलिए कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क का जो इशू निकल के आया है वो इंटरनेशनल मार्केट से ही निकल के आया है, और इंटरनेशनल ट्रीटीज को फॉलो अप करने के लिए हम लोगों ने इस तरीके के एग्रीमेंट्स पे साइन करके अपने देश में भी और अपने नागरिकों को दूसरे देशों में भी प्रोटेक्ट करने का काम किया है। क्लियर? एनीबॉडी? भाई आंसर तो करो, ऐसे करोगे तो कैसे काम चलेगा? Is it clear or not? क्लियर है मैम। यस मैम। ओके, तो कल हम लोग डिस्कस करेंगे, क्लास यहीं तक रखते हैं, आप सो जाओ तुम लोग थोड़ी देर, ठीक है। और कल हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट डिजाइन्स एक्ट, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस एक्ट, जो इसका ट्रिप्स एग्रीमेंट का जो पार्ट बचा हुआ है ऑलमोस्ट कल हम पूरा करके ट्रिप्स एग्रीमेंट खत्म कर देंगे। इसके बाद प्री एंड पोस्ट WTO को डिस्कस करते हुए इंटरनेशनल रिजीम को खत्म करेंगे, कल ही करेंगे दोनों काम। और परसों की क्लास से फिर हम लोग अपना जो भी सेकेंड यूनिट है उसको डिस्कस करना शुरू करेंगे।
ठीक है, सभी लोग मास्क लगा के घर से निकलें कृपा करके, और अपने आप को भी स्वस्थ रखें, अपने घर वालों को भी स्वस्थ रखें, 2 गज दूरी बना के रखें, प्रधानमंत्री जी का आग्रह है, उन सबको फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैम।